भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। एक सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। जिस बैंक का लाइसेंस केंद्रीय बैंक द्वारा कैंसिल किया गया है उसका नाम है पूर्वांचल सहकारी बैंक, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन में बैंक को अपना काम जारी रखने दिया जाता है तो अकाउंट होल्डर्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए बैंक को बंद करने का फैसला लिया गया है। क्या है ये पूरा मामला? सहकारी बैंक होता क्या है? प्रेजेंटली सहकारी बैंकों के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स है? अगर कोई बैंक बंद हो जाता है तो जमाकर्ताओं को उनका पैसा कैसे वापस मिलेगा, और अगर पैसा वापस मिलेगा तो कितना मिलेगा, जानेंगे इन्हीं सारे सवालों के जवाब। नमस्कार, मेरा नाम है केसरी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। सहकारी बैंकों का गठन और परिचालन सहकारिता के आधार पर किया जाता है। सहकारी यानी साथ मिलकर काम करना। ऐसे बैंकों का मकसद शहरी और गैर शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को कर्ज की सुविधा प्रदान करना है। सहकारी बैंक कुछ मामलों में कमर्शियल बैंकों से अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर सहकारी बैंक का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है अधिक से अधिक लाभ न कमाना, बल्कि अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराना प्रदान करना। कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के मुताबिक की जाती है। इनका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट देखती है, जबकि इनको रेगुलेट करने यानी विनियमित करने का काम आरबीआई करती है। अब ध्यान दीजिएगा कि बीते 2022 में आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। इसके अलावा सर जेरो दादा नायक शिराला सहकारी बैंक, इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक और मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी बंद किया जा चुका है। इसके अलावा और भी कई सहकारी बैंक हैं जिनको बंद किया गया है। बंद होने वाली ये सारे बैंक कोऑपरेटिव बैंक हैं। इसका मतलब है कि सहकारी बैंक गंभीर चैलेंजेस से जूझ रहे हैं। इन मौजूदा चुनौतियों की बात करें तो सहकारी बैंकों का गठन ही सहकारिता के आधार पर किया जाता है, लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के करीब 55% लोग अभी तक इस सहकारिता व्यवस्था से जुड़ ही नहीं पाए हैं। यानी इन बैंकों के सहकारिता का जो मूल उद्देश्य है वही पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा ये बैंक में सभी स्तरों पर ओवर ड्यूज यानी अपनी क्षमता से ज़्यादा देनदारी हो जाने की दिक्कत से ये सारे बैंक जूझ रहे हैं। बीच बीच में सहकारी बैंकों से जुड़े तमाम भ्रष्टाचार के मामलों के उजागर होने के बाद इन बैंकों की विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी घटती जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर आप साल 2019 का पीएमसी घोटाला देख सकते हैं। साथ ही ज़्यादातर सहकारी बैंक पेशेवर प्रबंधन यानी प्रोफेशनल मैनेजमेंट की कमी का भी सामना कर रहे हैं। यानी इन बैंकों का प्रबंधन काम ऐसे ही कैजुअल वे में चल रहा है, कोई प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे नहीं है। सहकारी बैंकों की संरचना इस तरह की है कि इन पर दोहरा नियंत्रण का आभास होता है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि इनका रेगुलेशन और नियंत्रण तो आरबीआई करती है, लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट करती है। यानी दो तरह के कंट्रोल हैं जिनसे तमाम तरह की दिक्कतें पैदा होती है, कन्फ्यूज़न होता है। अब सवाल उठता है कि अगर बैंक बंद हो गया है तो जमाकर्ताओं के पैसों का क्या होगा? तो इस समस्या से निपटने के लिए संसद ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC एक्ट 1961 नाम का एक कानून बनाया है। इस कानून के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व वाली एक सब्सिडियरी संगठन बनाया गया है जिसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये संगठन बैंक जमा पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराती है। इसके नियम के मुताबिक बैंक के दिवालिया होने या उसके लाइसेंस रद्द होने पर 5 लाख रुपए तक के धनराशि का भुगतान जमाकर्ताओं को किया जाता है। अगर आपने उसमें 5 लाख से ज़्यादा पैसा जमा किया है तो वह पैसा बैंक वापस नहीं करता है। मतलब 5 लाख रुपए के ऊपर का जमा धन हो सकता है कि डूब जाए। अब मौजूदा मामले में आरबीआई ने बताया कि बैंक के यानी इस पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक के 99.51% अकाउंट होल्डर्स को अपना पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। बैंक के बची हुई एसेट्स के निपटारे के लिए आरबीआई ने एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। यानी बैंक के पास अब जो भी प्रॉपर्टीज बची है उनका कैसे निस्तारण किया जाए, यही काम ये लिक्विडेटर करेगा। तो ये थी बात सहकारी बैंक और इससे जुड़े चैलेंजेस की। और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि सहकारी बैंक कितने तरह के होते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।